हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, प्रबंध के अंतर्गत 12th बिजनेस स्टडी में हम प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन हम पढ़ रहे हैं। नियोजन में अभी तक हमने नियोजन के तत्वों के बारे में अभी समझा पिछले वीडियोज़ में कि नियोजन के 8 तत्व है और उनके बारे में हमने क्लियर किया कि कौन कौन से हैं, उनके बारे में समझा जाना। अब हम नियोजन की प्रक्रिया को समझेंगे। नियोजन मीन्स प्लानिंग, और प्लानिंग चाहे कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको तैयार करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। कोई से भी योजना हो, छोटी योजना होगी चाहे बड़ी होगी, उसके लिए हमें आवश्यक जो कार्य है वो तो करना ही पड़ेगा। और ये जो कार्य है यदि एक निश्चित क्रम में हो तो नियोजन में सुविधा होती है, और यदि ये कार्य यदि एक निश्चित क्रम में किया जाए तो उसको करने में बहुत आसानी होती है, और इसे नियोजन की प्रक्रिया कहा जाता है, या इसे ही नियोजन की अवस्थाएं कहा जाता है। तो क्या है नियोजन की प्रक्रिया, क्या है नियोजन की अवस्था, क्या होती है, इसे हम समझने वाले हैं। तो नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहला काम यदि किया जाता है तो वो है नियोजन की आवश्यकता को समझना। सबसे पहले तो प्रबंधक को, भाई ये काम कौन कर रहा है, प्रबंधक कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रबंध का पहला ही काम है नियोजन, और नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो उसे प्लानिंग बनाना है। तो प्लानिंग बनाने के पहले उसे प्लानिंग का महत्व समझना होगा। यदि किसी भी योजना को बनाने के पहले योजना का महत्व नहीं समझा जाएगा तो उस योजना को व्यक्ति हल्के में ले लेगा, दैनिक कार्यचर्या के रूप में तैयार किया जाएगा और इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जितनी बेस्ट प्लानिंग होगी उतना ही बेस्ट परफॉर्मेंस होगा और उतना ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसलिए प्लानिंग का महत्व यदि हम समझेंगे तो प्लानिंग बेस्ट बनेगी, और बेस्ट प्लानिंग बनेगी तो ही हमें रिजल्ट भी बेस्ट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें प्लानिंग का महत्व समझना होगा, नहीं तो हमारी प्लानिंग के ऊपर जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारा सब पैसा क्या चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो पहला कदम कौन सा हो गया, नियोजन की आवश्यकता को समझना। प्रबंधकों को नियोजन का महत्व को समझना होगा। चलिए, उसके आगे दूसरा क्या है प्रक्रिया में, नियोजन की प्रक्रिया में दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण। नियोजन की महत्ता समझने के उपरांत इस दिशा में प्रथम चरण उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना है। भाई हमें प्लानिंग क्यों करना है, ये क्यों का आंसर ही लक्ष्य और उद्देश्य है। किन लक्ष्यों और किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें योजना बनाना है। भाई मुझे इंदौर जाना है, इंदौर जाना मेरा लक्ष्य है, तो उसे जाने के लिए अब मुझे प्लानिंग करना होगी। इसका मतलब कि योजना का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना होगा। यह उद्देश्य कैसे होना चाहिए, अभी हमने उद्देश्य जो इसके तत्व में पहला तत्व जो उद्देश्य था उसमें देखा था कि उद्देश्य कैसे होने चाहिए। तो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य व्यवहारिक होना चाहिए, उद्देश्य लचीले होना चाहिए। ये जो विशेषताएं जो देखी थी, यदि हमने एक चीज़ पढ़ ली है तो वही उससे रिलेटेड है। उद्देश्यों की जो विशेषताएं पढ़ी थी वही यहाँ पर लागू हो जाएगी कि उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। योजना की सफलता बड़ी सीमा तक उद्देश्य स्थापित करने पर निर्भर करती है। उद्देश्य निर्धारित करते समय प्रमुख और सहायक उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब प्रमुख और सहायक उद्देश्य क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो प्रायोरिटी निर्धारित करना पड़ेगा ना, कि पहले सबसे पहले प्रमुख कौन से हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण को पहले रखना पड़ेगा। साथ में प्रमुख और सहायक के साथ में हमें संसाधनों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और वो उद्देश्य व्यवहारिक है या नहीं, ये दोनों चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। चलिए, तो उद्देश्य निर्धारित करते समय प्रमुख उद्देश्य सहायक उद्देश्यों पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए, और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपक्रम के पास समुचित साधन भी होना चाहिए। भाई साधन नहीं होंगे तो उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जो व्यवहारिक हो। जो हमने अभी प्रबंध के इसके जो नियोजन के पहला तत्व पढ़ा था उद्देश्य में, उसमें क्या था, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य व्यवहारिक होना चाहिए। ये हमने पढ़े थे उसकी विशेषताएं, तो यही बातें यहाँ पर आ रही है। चलिए, तीसरा कदम कौन सा देखते हैं, नियोजन के आवश्यक आधारों का निर्धारण करना। भाई जो योजना के जो उद्देश्य हम बना रहे हैं, तो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना की तैयारी करना पड़ेगी। वे उद्देश्य हमने निर्धारित कर लिए,
अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। उसके लिए हमें योजना बनाना पड़ेगी और इसके लिए उचित आधार निश्चित करना पड़ेगा। तो इस योजना के लिए हमें आधार निश्चित करना पड़ेगा। और आधार क्या होंगे? इन आधारों को पूर्वानुमान भी कहा जाता है। भाई जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि हमें इंदौर जाना, ये हमारा लक्ष्य हो गया। इंदौर जाना हमारा क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें योजना बनाना है और उस योजना में हमारा क्या होगा? आधार, मतलब हमें पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा कि मैं इंदौर कैसे से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, कितने घंटे लगेंगे, रास्ते में मुझे चाय पीना है, नाश्ता करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे पूर्वानुमान करना पड़ेगा। मतलब कल मुझे जाना है लेकिन आज ही मुझे उसका पूरा अनुमान लगाना पड़ेगा। तो ये पूर्वानुमान कहा जाता है। और ये पूर्वानुमान भविष्य संबंधी स्थितियों के बारे में होता है। भाई कल के बारे में हम आज ही सोच रहे हैं, तो हमने जो लक्ष्य निश्चित किए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब हमें आधार ढूंढना पड़ेगा कि उस आधार पर ही तो हम प्लानिंग बनाएंगे। अब आधार क्या होंगे? भविष्य में यदि हमें लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या क्या अड़ंगे आने वाले हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं। तो कठिनाइयाँ क्या क्या होगी? वो कठिनाइयाँ ही कहलाती है आधार। जैसे भविष्य में किस प्रकार का बाजार होगा, उत्पादन लागत कितनी होगी, विक्रय की मात्रा कितनी होगी, सरकार की कर व मुद्रा की नीति कैसी होगी, पूंजी बाजार कैसा होगा, इन आधारों को ढूंढना पड़ता है और आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं और उनका अध्ययन विश्लेषण कर सारभूत तथ्य जुटाने पड़ते हैं और विद्यमान नीतियों का अध्ययन करके उनमें आवश्यक परिवर्तन करने होते हैं। तो ये क्या हो गया? तीसरा कदम, नियोजन के आवश्यक आधारों का निर्धारण करना। भाई हमने लक्ष्य बना लिए कि भविष्य में मुझे इतना लक्ष्य प्राप्त करना है, इतना हमें 10 करोड़ का विक्रय करना है। अब 10 करोड़ का विक्रय लक्ष्य निर्धारित कर दिया। उस लक्ष्य को पाने के लिए अब फ्यूचर में जो उसके बीच में जो परेशानी आने वाली है वो आधारों को ढूंढना पड़ेगा कि विक्रय करने में क्या क्या बाधाएं आने वाली है, मार्केट कैसा रहेगा, टैक्स की पॉलिसी क्या रहेगी, वो सारे आधारों का विश्लेषण करना होगा। फिर उन आधारों में से वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण करना। योजना के आधारों को निश्चित करने के बाद यह पता लगाना आवश्यक होता है कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति किन किन विधियों से की जा सकती है। हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक विधि नहीं आएगी, अनेक विधियाँ आएगी। तो वैकल्पिक कार्य विधियों का निर्धारण करना, तो पहले तो विधियाँ ढूंढना पड़ेगी कितनी कार्य विधियों से हम उन कार्य को कर सकते हैं। तो सारी विधियों को हम सामने लाएंगे। फिर वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन किया जाएगा, उन सारी विधियों का विश्लेषण किया जाएगा कि इनमें से उनका मूल्यांकन किया जाएगा, बेस्ट कौन सी होगी। फिर सर्वश्रेष्ठ कार्य विधि का चुनाव किया जाएगा कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट कार्य विधि कौन सी होगी। और उस कार्यविधि का चयन करने के बाद हमें एक विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता होगी। कार्यविधि का चुनाव करने के उपरांत संस्था के सभी संसाधनों को ध्यान में रखकर, भाई कार्यविधि तो हमने चुन ली लेकिन अब हमें हमारे पास उपलब्ध संसाधन भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने संसाधन हैं। उनको ध्यान में रखकर एक विस्तृत योजना का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी विभाग अनुविभागों की अलग अलग योजना तैयार की जाती है। ऐसा करते समय संभावित समस्याओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है और इस प्रकार इस चरण पर योजना अपने अंतिम रूप में पहुंच जाती है। तो ये हमने 7 पॉइंट जो देखे हैं, ये क्या है? नियोजन की क्या है? ये प्रक्रिया है। 7 पॉइंट में नियोजन की प्रक्रिया। सबसे पहले उसकी आवश्यकता को समझना, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करना, आधारों का निर्धारण करना, वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण करना, उनका मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि का चयन करना और विस्तृत योजना तैयार करना। यह नियोजन की क्या हो गई? ये प्रक्रिया हो गई। चलिए, तो एक प्रश्न ये आता है, ये पर्टिकुलरली एक प्रश्न ही आता है कि नियोजन की प्रक्रिया को समझाइए। परीक्षा में ये प्रश्न आता है, नियोजन की प्रक्रिया को समझाइए। चलिए, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रश्न ये वाला आता है जो इससे भी ज़्यादा वेरी आईएमपी, वो आईएमपी है लेकिन ये वेरी आईएमपी है कि एक अच्छी योजना की विशेषताएं बताइए। भाई आप कोई सी प्लानिंग कर रहे हो तो एक बेस्ट प्लानिंग कैसी होती है, उस प्लानिंग में कौन कौन सी विशेषताएं होना चाहिए उसको देखते हैं। सबसे पहला तो प्लानिंग कैसी होना चाहिए? स्पष्टता। उस प्लानिंग में
स्पष्टता होना चाहिए। एक अच्छी योजना स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। स्पष्ट हो, उसके उद्देश्य स्पष्ट परिभाषित हो कि हमें आखिर क्या प्राप्त करना है। दूसरा, सरलता होना चाहिए। जो योजना है वो कैसी हो? वह योजना श्रेष्ठ मानी जाती है जिसमें सरलता का गुण हो। दूसरे शब्दों में योजना आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। सरलता का मतलब कि वो आसानी से लोगों के दिमाग में बैठ जाए, सरलता से समझ में आ जाए। तीसरा, प्रमाप। पहला हो गया स्पष्टता, दूसरा हो गया सरलता, तीसरा हो गया प्रमाप। एक अच्छी योजना में प्रमाप निर्धारित करना आवश्यक होता है। प्रमाप का मतलब होता है स्टैंडर्ड। जैसे मैंने बोला कि हमें 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो हमें हमारा एक प्रमाप निर्धारित करना पड़ेगा कि मैं 95% बनाऊंगा। ये एक स्टैंडर्ड बनाने के बाद व्यक्ति उस हिसाब से काम करता है। हम जितनी हमारी कैपेसिटी, हम जितना हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट रखेंगे, उतनी हमारी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी योजना की विशेषता क्या है कि हमें प्रमाप निर्धारित करना पड़ेगा, हमारा गोल निर्धारित करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड हमें बनाना पड़ेगा। लोचशीलता मतलब जैसी जीवन शैली वैसे ही हमें कमाना पड़ेगा। मुझे यदि मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, तो मुझे कमाना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगी। तो प्रमाप। चौथा है लोचशीलता। श्रेष्ठ योजना में लोच का गुण होता है। एक अच्छी बेस्ट योजना में लोच का गुण होता है, मतलब उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके, ये गुण होता है। यदि योजना में आवश्यक परिवर्तन करना संभव हो तो समझना चाहिए कि उसमें लोचशीलता है। फिर है संतुलित। एक अच्छी योजना का संतुलित होना आवश्यक है, जो कि हर परिस्थिति में अपने आप का बैलेंस बनाकर रखे। साधनों का कुशलतम उपयोग कर सके। एक अच्छी योजना के अंतर्गत नए अधिकारों तथा नए साधनों का सृजन करने से पूर्व उपलब्ध साधनों का कुशलतम उपयोग करना चाहिए। भाई हम भी हमारे जीवन में ये हम देखें कि हम नया सामान लाने के पहले, नया संसाधन जुटाने के पहले हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का हम पहले उपयोग करें। भाई मेरे पास पहले तो क्या है, मेरे पास यदि उपलब्ध संसाधन है उनका मैंने उपयोग अच्छी प्रकार से किया है, तभी मैं नए अधिकार और नए साधनों का सृजन करूं। फिजूल खर्ची क्यों करूं? तो एक बेस्ट प्लानिंग में उपलब्ध साधनों का कुशलतम उपयोग करना आना चाहिए। वे हमारे पास, हम अधिक से अधिक, हमारे पास कम से कम साधनों का, हमारे पास जो साधन है उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, पहले उसका उपयोग करना, उसके बाद ही नए साधनों को जुटाने। क्यों? क्योंकि उसमें पूंजी लगती है। तो बेस्ट प्लानिंग में ये गुण होना चाहिए। विस्तृत। एक अच्छी योजना में व्यापकता का गुण होना चाहिए, अर्थात इसमें सभी मानवीय और अमानवीय क्रियाओं को समाविष्ट कर लिया जाना चाहिए। और एकता। श्रेष्ठ योजना में एकता का लक्षण होना चाहिए। एक के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। नियोजन या प्रबंध का कार्य सामूहिक कार्य है। प्रबंध हमेशा सामूहिक प्रयास है, अकेला प्रबंधक काम नहीं कर सकता। इसलिए एक श्रेष्ठ योजना में एकता का लक्षण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संस्था की सभी योजनाएं परस्पर संबद्ध होनी चाहिए, सारी योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये हमारी एक बेस्ट प्लानिंग की विशेषता हमने देखी। ये एक प्रश्न ये आता है, एक अच्छी योजना की विशेषताएं लिखिए। बहुत ही अच्छा बेस्ट प्रश्न है, ये हमें याद होना चाहिए। स्पष्टता, सरलता, प्रमाप, लोचशीलता, संतुलित, 5 पॉइंट तो याद करना है एक अच्छी योजना के लिए। तो ये 5 पॉइंट हमें याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे इसकी सीमाएं दी गई, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये नियोजन की सीमाएं लिखिए, तो ये हमारा नियोजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने नियोजन में बहुत सारी बातें देख ली है। मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बता दिए हैं, प्रश्न के हिसाब से भी आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार से याद करना है, किस प्रकार से नोट्स बनाना है, किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो मेरे वीडियोज़ आप लोगों को अच्छे लगे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।